आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। अपना तीसरा पाठ है कक्षा द्वादशी का। तो इसमें पहले तो अपन देखते हैं कि महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं उसमें पहली है जनसंख्या। अब जनसंख्या किसे कहते हैं? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित समय में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। यानी जो एरिया है फिक्स, उसमें अपन एक समय जैसे 2011 से 2001 से लेकर 2011 के बीच भारत की जनसंख्या वो जनसंख्या कहलाती है। फिर है जनसंख्या वितरण, यानी उससे जो अभिप्राय है कि जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र है उसमें कितने लोग बसे हुए हैं, कहाँ बसे हुए हैं, वो स्थानिक वितरण में आता है। फिर है घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में रहने वाली लोगों की कुल संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। इसका सूत्र है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, यानी 1 किलोमीटर के दायरे में जितने भी लोग रहते हैं वो जनसंख्या घनत्व में आएंगे। जैसे भारत में बिहार घनत्व के हिसाब से 1102 के साथ पहले नंबर पे हैं, ठीक है ना, तथा अरुणाचल प्रदेश 17 सबसे कम है। फिर है अपनी इस टॉपिक में यह है कि आपको विश्व की जनसंख्या का प्रतिरूप पढ़ा रहे हैं। तो विश्व में कहाँ जनसंख्या किस प्रकार से है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, उसका वितरण का प्रतिरूप देखते हैं। मुख्य पॉइंट देखते हैं। तो पहला पॉइंट देखो, विश्व की 90% जनसंख्या केवल 10% भूभाग पर निवास करती है। खास करके एशिया यूरोप ज़्यादा है और बाकी 90% भाग खाली पड़ा है, वहाँ पे सिर्फ 10% जनसंख्या रहती है। जैसे पूरा अंटार्कटिका है, पूरा ग्रीनलैंड है, उत्तरी साइबेरिया है, ये पूरे भाग कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, खाली पड़े हैं। प्रदेश की 2/3 जनसंख्या लगभग 14% भाग पर निवास करती है। तो इसमें जैसे भारत है, चीन है, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करती हैं। तो विश्व की तीसरा पॉइंट, विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में और 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में। 85% क्यों उत्तरी गोलार्ध निवास करती है? क्योंकि जो ज़्यादा जनसंख्या वाले देश हैं और ज़्यादा महाद्वीप भी उत्तरी गोलार्ध में ही हैं, ठीक है ना। चीन, भारत, इंडोनेशिया, सारे के सारे लगभग बड़े बड़े देश, अमेरिका, ये सब उत्तरी गोलार्ध में, जापान, यूरोप के देश, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या ज़्यादा है। विश्व की जनसंख्या का 75% भाग महाद्वीप के किनारों पर रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अधिकतर लोग जो हैं तटीय क्षेत्र में निवास करते हैं। जैसे मुंबई है, चेन्नई है, अपने कोलकाता है, ये जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। किसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ तटवर्ती स्थानों में वर्षा अच्छी होती है, जलवायु अच्छी रहती है, इसलिए। विश्व की 3/4 जनसंख्या एशिया यूरोप में, पहले ही बता दिया था, लगभग 66% जनसंख्या लगभग एशिया यूरोप में निवास करती है। विश्व की 80% जनसंख्या 20 डिग्री से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर मिलती है। बिल्कुल, क्योंकि 20 से लेकर 60 डिग्री के बीच में मौसम जलवायु अच्छी है और वहाँ रहने लायक स्थान है, मैदान है। जैसे भारत आता है, चीन आता है इसमें, तो यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। और ऊंचाई का मतलब ये होता है कि नीचाई वाले भागों में पानी भर जाता है, इसलिए थोड़ा सा ऊंचाई भागों पे लोग रहते हैं ताकि वहाँ पानी नहीं भरे। फिर आगे चलते हैं। विश्व में जनसंख्या का वितरण, जो नवीन जनगणना हुई है वो 2013 में हुई है। तो 2013 के अनुसार विश्व की, क्योंकि भारत की तो 2011 में हुई थी, लेकिन विश्व की 2013 में हुई। 2013 के अनुसार विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ है और उसमें एशिया जो है उसमें विश्व में सर्वाधिक है। लगभग 60% जनसंख्या केवल एशिया महाद्वीप में रहती है। दूसरे नंबर पे अफ्रीका है जिसमें 15.41% जनसंख्या। तीसरे पे यूरोप है, हालांकि छोटा है लेकिन जनसंख्या में आगे हैं, 10.37% जनसंख्या। उत्तरी अमेरिका है चौथे नंबर पे 7.80%। 5 पे दक्षिणी अमेरिका है 5.62। और जो लास्ट है जो ओशिनिया है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं, न्यूजीलैंड, फिजी, ये द्वीप सारे मिलाकर ओशिनिया कहलाता है। केवल आधा % 0.53% जनसंख्या वहाँ निवास करती है। विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में 6 एशिया में है, ठीक है ना। मतलब एशिया में चीन है, भारत है, बड़े बड़े जो भी जनसंख्या वाले देश है लगभग सारे एशिया में। और चीन पहले नंबर पे है जिसकी जनसंख्या 135 करोड़ के आसपास है, वो विश्व में पहले पायदान पे है। फिर भारत का नंबर आता है, भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है अपने 2011 के अनुसार। सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में पहले नंबर पे चीन है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लिश में अपन USA कहते हैं, चौथे पे इंडोनेशिया है और पाँचवें पे ब्राज़ील है। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका में है और संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका में है। बाकी सारे एशिया के देश है। और अफ्रीका का जो सबसे बड़े जनसंख्या का देश है
स्थान है वो नाइजीरिया है, ठीक है ना, महाद्वीपों के अनुसार, ठीक है। फिर है विश्व की जनसंख्या वितरण को अपन समझेंगे कैसे, तो उनको 4 भाग में बांटकर अपने को समझना है। पहला है सघन जनसंख्या प्रदेश, यानी इसके अंतर्गत एशिया में चीन आता है, जापान आता है, भारत आता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, मुख्य मुख्य देश ये आते हैं जिसमें जनसंख्या ज़्यादा है। यूरोप में ब्रिटेन, जिसको अपन इंग्लैंड भी कहते हैं, जर्मनी, फ्रांस, 3 देश ये है बड़े बड़े। और उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग यानी यूएसए का पूर्वी भाग है, कनाडा का पूर्वी भाग वो शामिल है। दूसरा है सामान्य जनसंख्या प्रदेश। सामान्य जनसंख्या मतलब जहाँ जनसंख्या नॉर्मल रहती है, ज़्यादा नहीं, सघन में तो बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है ना, लेकिन सामान्य में ठीक ठाक रहती है। ऐसे प्रदेश जो खनिज पदार्थों की जहाँ उपलब्धता है, जहाँ ज़्यादा भी जनसंख्या नहीं है और कम भी नहीं है, जैसे चिली है, दक्षिणी अमेरिका का देश है, कनाडा है, ये उत्तरी अमेरिका का है, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का एक भाग पश्चिमी भाग खाली है, दक्षिणी पूर्वी में जनसंख्या निवास करती है, ठीक है ना। फिर तीसरा है विरल जनसंख्या का प्रदेश। विरल का मतलब ये होता है कि जहाँ लोग बहुत कम है, यानी कुछ एक लोग रहते हैं वहाँ। विश्व का 70% भूभाग ऐसा है जहाँ जनसंख्या विरल पाई जाती है और केवल 5% जनसंख्या मिलती है। 70% भाग पे सिर्फ 5%, तो बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। चौथा है ऐसे देश जहाँ पे जैसे कनाडा का उत्तरी भाग है, साइबेरिया का उत्तरी भाग है, रूस लगभग आता है इसमें, ठीक है ना। अति न्यून जनसंख्या क्षेत्र जहाँ जनसंख्या न के बराबर हो, केवल नाम मात्र होता है। तो विश्व विषम जलवायु परिस्थितियों के कारण, यानी कुल मिला के वहाँ की जलवायु ऐसी होती है कि वहाँ रहने लायक, लोगों के रहने लायक स्थिति होती ही नहीं है। जैसे अंटार्कटिका है, ग्रीनलैंड है, लोग कुछ रहते हैं कुछ मात्रा में, लेकिन बहुत कम रहते हैं। ऐसे में उष्ण मरुस्थल, जैसे राजस्थान का थार मरुस्थल है, जैसलमेर जिला अपन मान ले तो केवल 17 इसका घनत्व है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश मान ले तो उसका भी 17 है, क्योंकि वह ठंडा प्रदेश है, ठीक है ना। और विश्व रेखा के आसपास वाले इलाकों में जहाँ जलवायु बहुत मतलब रहने लायक नहीं होती, वहाँ पर ये जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, इसलिए इसको अति न्यून जनसंख्या वाले प्रदेश कहते हैं। तो सघन जनसंख्या में आप जानते हैं ज़्यादा जनसंख्या जहाँ आती है, फिर सामान्य विरल और अति न्यून में बिल्कुल नहीं होती वो प्रदेश। अब तो ये जनसंख्या जो है उसका वितरण को मतलब ये जनसंख्या कहाँ ज़्यादा रहती है और कहाँ कम रहती है, ऐसा क्यों होता है? तो कुछ कारक हैं इसको प्रभावित करते हैं, जिसको अपन कहते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो इन कारकों में अपन देखेंगे कि जनसंख्या मतलब किस किस कारक पर निर्भर करती है। तो पहला है भौतिक कारक। भौतिक कारक में मेन तो जलवायु है। जलवायु मैंने बता दिया, या तो ठंडी होती है या गर्म होती है, तो वहाँ जनसंख्या नहीं निवास करती है। भारत जैसी जलवायु है जहाँ ठंडी गर्मी मतलब सर्दी गर्मी और वर्षा तीनों ऋतुएं जहाँ होती है, अच्छी जलवायु है, तो यहाँ लोग अपने आप ही ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। फिर उच्चावच है, यानी पहाड़ी भागों पर लोग नहीं रहते, मैदानी भागों में रहते हैं। मृदा, यानी अधिकांश देशों में जो खेती करते हैं वहाँ मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, जल की आपूर्ति होनी चाहिए, वहाँ लोग रहेंगे। जैसे अपने उत्तर प्रदेश बिहार है, ज़्यादा जनसंख्या में आते हैं, इसका कारण यही है, वहाँ जल आपूर्ति और मृदा दोनों ठीक है। इन कारकों का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण इसे विश्वव्यापी कारक कहते हैं। महत्वपूर्ण है कि छोटा प्रश्न पूछ सकते हैं, विश्वव्यापी कारक किसे कहते हैं, ठीक है ना। फिर है दूसरा आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारकों में क्या है, हालांकि प्रभावित करते हैं ये भी शक्ति के साधन, जैसे जो भी ऊर्जा के साधन है, पेट्रोलियम है, ये जो लाइट है, बिजली, ये सब चाहिए अपने को, ठीक है ना। खनिज चाहिए, वनस्पति चाहिए। नगरीकरण, औद्योगिकरण में लोग नगरों में ज़्यादा निवास करते हैं, तो जहाँ नगर ज़्यादा होंगे वहाँ जनसंख्या अपने आप ज़्यादा होंगी। ये सब आर्थिक क्रिया प्रदेशों में संपादित होने के कारण इनको प्रादेशिक या आर्थिक कारक भी कहते हैं। जैसे मुंबई है, अपने दिल्ली है, दिल्ली में ऐसा कोई खास नहीं है, फिर भी ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि उद्योग धंधे ज़्यादा लग गए, देश की राजधानी है, कई कारक प्रभावित करते हैं। जैसे कलकत्ता ज़्यादा बड़ा था, तो अपने शहरों में आसपास देखो तो जहाँ लोग उद्योग लगे हैं वहाँ लोग रोजगार की दृष्टि से चले जाते हैं। फिर है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक का मतलब होता है कई देश अमीर होते हैं, वहाँ पे भी जनसंख्या ज़्यादा, जैसे आर्थिक उन्नति की अवस्था गरीब देशों में कम होती है, जैसे गाँवों में अपने आप कम होती है, शहरों में बढ़ जाती है। तकनीकी तक पहुँच का स्तर मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है, तो वहाँ जनसंख्या धीरे 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 बढ़ जाती है। और जहाँ तकनीकी की कमी है वहाँ जनसंख्या नहीं रहती। परिवहन, जहाँ ज़्यादा जाने के साधन मिलते हैं तो वहाँ जनसंख्या रहती है, और गाँवों में साधन नहीं मिलते तो गाँव में लोग खाली हो रहे हैं। फिर व्यापार होता है तो रोज़गार मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलता है तो जनसंख्या अपने आप ही बढ़ जाती है।
चौथा कारक थोड़ा सा जिम्मेदार है ये भी, राजनीतिक और सामाजिक कारक। जैसे जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, राजनीतिक अस्थिरता है, वहाँ आतंकवादी हमले होते रहते हैं, अपने आप भी जनसंख्या कम पड़ गई, ठीक है ना। और बाकी आप जहाँ देखो, जहाँ अच्छी व्यवस्था है, राजनीति मतलब ये आतंकवादी हमले टाइप नहीं होते हैं, लोगों की सुरक्षा का भय नहीं रहता, वहाँ अपने आप ही जनसंख्या बढ़ जाती है। तो राजनीतिक स्थिरता है, देशों की पारस्परिक निर्भरता, कई ऐसे देश हैं जहाँ आए दिन ये धमाके होते रहते हैं और पड़ोसी देशों से व्यवहार अच्छा नहीं है, संबंध अच्छे नहीं है, वहाँ जनसंख्या कम रहती है। और ऐसे देश जहाँ शांति है वहाँ जनसंख्या ठीक रहती है। तो सामाजिक कारकों में सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास, जैसे अपन भी कहीं जाते हैं तो अपन पहले देखते हैं कि भाई अपने जो समाज के लोग हो वहाँ अपन निवास करें, इस कारण भी कई जगह जनसंख्या बढ़ जाती है। जैसे मक्का मदीना सऊदी अरब वगैरह मरुस्थलीय देश ही है, लेकिन फिर भी मुस्लिम कंट्री होने के कारण वहाँ मुसलमान लोग चले गए, ज़्यादा रहने लग गए, तो आज वहाँ जनसंख्या में आगे निकल गया, ठीक है ना। और ये जीवन के प्रति दृष्टिकोण का प्रभाव भी लोगों को जनसंख्या पर पड़ता है। तो ये कारक बहुत महत्वपूर्ण है, कारकों के बारे में खास करके ध्यान रखें, ठीक है ना। तो देख लो भौतिक कारक, इसमें मेन जलवायु आती है, बाकी उच्चावच मृदा आपने जाना है, ठीक है ना। जलवायु में यही है, वर्षा कितनी होती है, तापमान कितना रहता है, खास करके। आर्थिक कारक, शक्ति के साधन, खनिज वगैरह ये होते हैं। सांस्कृतिक मैंने बता दिया आपको, आर्थिक उन्नति है, तकनीकी की पहुँच है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, परिवहन है, व्यापार है। राजनीतिक में पहले ही बता दिया कि वहाँ कुल मिला के ऐसी अस्थिरता नहीं हो, सरकार भी स्थिर हो और वहाँ लोग मतलब बिना किसी सुरक्षा के भय के जीवन यापन कर सकें, ठीक है ना। तो मानचित्र देख लो आप, बार बार इसमें सब देश आ रहे हैं। तो उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, मतलब एशिया तो सबसे बड़ा है जो पीले कलर में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका, ठीक है ना, जो गुलाबी कलर में आपको दिख रहा है। फिर उत्तरी अमेरिका जो आपको केसरिया कलर में दिख रहा है। दक्षिणी अमेरिका जो डार्क ब्लू में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। फिर यूरोप, ठीक है ना, जो हल्के हरे कलर में, लगभग हरे कलर में दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया जो थोड़ा डार्क हरे कलर में आपको दिख रहा है। नीचे है अंटार्कटिका, ठीक है ना। फिर आप महासागर देख लो, तो सबसे बड़ा जो आपके दाएं हाथ की तरफ दिख रहा है वो है प्रशांत महासागर, ठीक है ना। और बाएं में भी प्रशांत दिखा हुआ, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो दोनों ओर ये मतलब आधा आधा आपको कटा हुआ दिखाई दे रहा है। फिर ये जो बीच में आपको बीचों बीच दिख रहा है, दूसरे नंबर का महासागर है, जो ऊपर उत्तरी अटलांटिक लिखा हुआ, नीचे दक्षिणी अटलांटिक लिखा हुआ। तो ये ऐसे आकार का है और ये लगभग एस शेप में है, दिख रहा है आपको, देखो। और इसका नाम अटलांटिक महासागर है, उसको अंध महासागर भी कहते हैं। तो ये दूसरे नंबर का है। तीसरा, भारत के नीचे देखो आप, जो पीले कलर में एशिया में भारत दिख रहा है, उसके नीचे हिंद महासागर लिखा हुआ है, वो तीसरा महासागर है। और चौथा ऊपर जो आर्कटिक महासागर लिखा हुआ है, आर्कटिक जो ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है। और आर्कटिक महासागर का मतलब उसको उत्तरी ध्रुव महासागर भी, अपन छोटी कक्षाओं में थे उस समय उत्तरी ध्रुव महासागर कहते थे, ठीक है ना। तो ये मुख्य, और नीचे एक अंटार्कटिका महाद्वीप भी दिया हुआ है। तो महाद्वीपों के बारे में देखें कौन कौन से देश कहाँ है, जैसे नाम आया था, चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, ये सब देश एशिया में है। और ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, ये सब जो यूरोपीय कंट्रीज हैं, ठीक है ना, जर्मनी वगैरह यूरोप में है। अफ्रीका में नाइजीरिया नाम आया था। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील का नाम आया था। और उत्तरी अमेरिका में कनाडा और अमेरिका और मैक्सिको, ये मुख्य ये है। तो पास में संसार का मानचित्र भी आपको दिखाई दे रहा है। उसके अलावा एक और मानचित्र दिया है, जिन मैंने आपको जनसंख्या वितरण के अभी कारक पढ़ाए थे, इन कारकों में और जनसंख्या कहाँ कहाँ सघन है और कहाँ कहाँ सामान्य है। तो इस मानचित्र में आपको देख रहा है, सबसे पहले एशिया में देखो, तो एशिया महाद्वीप के अंदर आपको चीन दिखाई दे रहा है, जापान दे रहा है, भारत दिखाई दे रहा है, पूरा डार्क किया हुआ है, बांग्लादेश का थोड़ा सा हिस्सा किया हुआ है, ठीक है ना। इधर थोड़ा पाकिस्तान सामान्य जनसंख्या में किया हुआ है। तो ये मुख्य देश है, ठीक है ना। पूर्वी साइड में आपको दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, जहाँ एशिया महाद्वीप में ये चीन, जापान, मुख्य भारत, ये 3-4 देश मुख्य हैं। फिर आप यूरोप में देखो, तो यूरोप में आपको स्पेन का थोड़ा सा भाग, पुर्तगाल का भाग दिख रहा है, फिर आपको जर्मनी दिख रहा है, फ्रांस दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये मुख्य भाग हैं। और फिर उत्तरी अमेरिका में देखो, उत्तरी अमेरिका का जो झील प्रदेश है, 500 झीलें पाई जाती है वहाँ, इस झील प्रदेश के अंदर मुख्य रूप से आपको पूरा डार्क कर रखा है। तो कनाडा का पूर्वी भाग है और यूएसए का पूर्वी भाग है, अमेरिका का, ठीक है ना। उसके अलावा सामान्य जनसंख्या में देख लो आप, अफ्रीका की थोड़ा सा भाग है, एशिया का थोड़ा सा भाग है, दक्षिणी अमेरिका का भाग है, ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका का भाग है।
फिर विरल और अति न्यून में जो पूरा खाली पड़ा, जैसे उत्तरी अमेरिका का ऊपरी भाग, कनाडा, अलास्का पूरा खाली पड़ा, ग्रीनलैंड खाली पड़ा, ठीक है ना। उत्तरी साइबेरिया, रूस पूरा पूरा खाली पड़ा। अफ्रीका के बीच में सारा मरुस्थल खाली है, दक्षिण अमेरिका के बीच में भी खाली है। तो ये भाग ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी हिस्सा देखो बिल्कुल खाली है। तो ये आपको दोनों कारक समझा दिए कि भाई जनसंख्या ज़्यादा कहाँ रहती है, उसके कारक भी इसमें समझ लिया आपने, क्योंकि जलवायु अच्छी होनी चाहिए, उच्चावच वगैरह ये सब चीज़ें ठीक होनी चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा आपको विश्व के मानचित्र में खास करके आप मानचित्र देखते रहें, ठीक है ना, कौन सा देश कहाँ पे है, ठीक है। और कोई देश समझ में नहीं आया तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना। इतना सा अपन टॉपिक आज पढ़ते हैं। धन्यवाद।